हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यह वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 7th में है और आज का टॉपिक हमने चुना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली ये वीडियो नया तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसका जो पार्ट 1 है हमारे चैनल पे पहले से अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो पहले आप जाकर उसे देखिए, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। साथ में मैंने आपको फैक्टर्स और टर्म्स भी निकालना सिखाया है। ठीक है, ये वीडियो उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है, यानी पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम समझेंगे क्या, सबसे पहले हम समझेंगे क्या कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसके बाद हम समझेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, और फिर एक एक करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 10.1 है, यानी ये जो चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 है, और जो 10.1 जो पहला एक्सरसाइज है ना, उसके एक एक क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि पिछले क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। तो मैंने आपको यह बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स और साथ में वेरिएबल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया होगा। कांस्टेंट किसे कहेंगे हम, कोई भी नंबर लिखा है, सपोज कि ये 2 लिखा है, -3 लिखा है, -7 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये सारे क्या है, फिक्स नंबर है, इनकी वैल्यू फिक्स है, 2 का मतलब 2 ही होगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। लेकिन वेरिएबल की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारे अल्फाबेट्स हो गए, जैसे छोटे वाले x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, p हो गया, q हो गया, यानी कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखा है अगर एक्सप्रेशन में, तो उसे हम क्या कह देंगे, वेरिएबल कह देंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, सपोज कीजिए आप लिखा हुआ है x-2, तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो इंग्लिश अल्फाबेट में x है यहाँ पे, और ये कांस्टेंट एक नंबर है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिलकर के जो एक्सप्रेशन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बातें तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर वो आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसे हम वेरिएबल क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी। सपोज कीजिए मैं लेता हूं x इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखा है x-2, तो आप लिखोगे 0-2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -2। फाइनल आंसर आया एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया, -2। ऐसे अगर लिखता हूं x इक्वल टू 1, तो आप लिखोगे क्या, x की जगह पे 1 -2, तो 1 में आप 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा -1। आपको आंसर मिल गया -1। ऐसे ही जैसे ही मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ -2, तो ये क्या मिलेगा आपको, -2, इसका आंसर आएगा -4। तो देखो आप, x की वैल्यू जैसे 0 रखी तो मिला हमें आंसर क्या, -2। x की वैल्यू 1 रखा हमने तो मिला क्या आंसर, -1। x का वैल्यू मैंने -2 रखा तो क्या मिला हमें, -4 मिला। तो x का अलग अलग वैल्यू के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, अलग अलग आ रहा है आपके पास। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, x वेरिएबल होता है हमारा, क्योंकि x अलग अलग वैल्यू ले सकता है। देखिए पहले केस में मैंने x का वैल्यू क्या लिया था, 0, दूसरे में 1, तीसरे में -2। ऐसे आप अलग अलग वैल्यू लेते जाओगे तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते किसे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या सिखाया था, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था टर्म्स किसे कहते हैं और फैक्टर्स किसे कहते हैं, और साथ में मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, सिखाया था कि हम फैक्टर ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 5x² - 3xy, ये तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स की बात करेंगे तो माइनस है बीच में। पहला टर्म हमारा ये हो जाएगा 5x² और दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा -3xy। फैक्टर ट्री की बात करेंगे
तो ये 5x² किससे मिलके बना है? पहला तो 5 आएगा, दूसरा क्या आएगा? x की पावर 2, यानी x 2 बार आया, तो हम x को 2 बार लिखेंगे, एक बार x और फिर एक बार x। तो ये हमारा फैक्टर हो गया 5x² का। ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, आपके पास क्या मिल गया? पहला आपको फैक्टर मिलेगा इसका -3, दूसरा मिलेगा x और तीसरा क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो ये इसका भी फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स, इसका भी फैक्टर आ गया। तो ये था हमारा फैक्टर ट्री डायग्राम, ये भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, सपोज कीजिए 3x, ठीक है, या फिर लिखा है -2y, या फिर लिखा है -p, तो इन सब में आप देख पा रहे होंगे कितने टर्म है। ये पहला टर्म ही है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है। वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि सिर्फ एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोनोमियल्स कहते हैं। ऐसे ही अगर कहीं लिखा है x -3, 2x + 1, 4x -7, सपोज कीजिए ऐसा लिखा है, तो इसमें देख पाओगे ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? x -3, तो इसमें पहला टर्म x है, दूसरा टर्म 3 है, इसमें पहला टर्म 2x है, दूसरा टर्म क्या है? +1 है, इसमें पहला टर्म क्या है? 4x है और दूसरा टर्म -7 है। तो इसमें कितने कितने टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स? 2 टर्म हो गए। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स कहते हैं, बाइनोमियल्स। और सपोज कीजिए ऐसा लिखा है x + y + z, तो आप देखो इसमें कितने टर्म है? 3। ऐसे लिखा है 3x² + 2x - 1, इसमें भी आप देखो 3 टर्म है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसमें कि 3 टर्म है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। और बेसिकली मोनोमियल्स में एक ही टर्म होंगे, मोनोमियल के बाद जितने भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया ये सारा सारांश था, यानी समरी था पहले वीडियो का, ठीक है, यानी पार्ट 1 का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हो। अब आइए स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं आज का जो नया टॉपिक है ना, जिसे कि कोफिशिएंट हम कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, हम किसे कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें इतनी ही टॉपिक आपको पढ़नी थी स्टूडेंट्स। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो होगा, हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कहीं लिखा हुआ है 5x, ठीक है, 5x लिखा हुआ है। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा ना कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, आप ये बताइए, ठीक है। आपको किसके बारे में पूछा? x के बारे में। तो x को आप क्या करोगे? बंद कर दोगे, x को छोड़ करके जो भी लिखा है वो कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो 5 होगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसके बारे में पूछेगा उसको छोड़ करके हम बाकी बता देंगे। अब एक बात और आता है, एनसीईआरटी में एक चीज पूछा गया है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का मतलब सीधा सा होता है नंबर। आप देखोगे यहाँ पे x, तो x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। सपोज कीजिए ऐसा लिखा है 5xy। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछता है ना कोएफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम चलते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें क्या है, आप बताइए। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सीधा सा मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो नंबर लिखा है सिर्फ वही। तो यहाँ 5 लिखा है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 5। 5 क्या हो गया? एक्स वाई का कोएफिशिएंट हो गया। लेकिन सपोज कीजिए स्टूडेंट्स
न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं बोल करके आपसे पूछता है आप बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या होगा? तो स्टूडेंट्स मैंने कहा आपको एक्स को छोड़ देंगे, किसका कोएफिशिएंट पूछा है? एक्स को पूछा है, तो एक्स को हम छोड़ देंगे। एक्स को छोड़ करके क्या क्या बचा मेरे पास? एक 5 बचा और एक y बचा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इस केस में क्या होगा? 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आया होगा। क्या है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, लेकिन आपसे कोएफिशिएंट किसका पूछा है? कोएफिशिएंट सिर्फ एक्स का पूछा है, तो एक्स को छोड़ दीजिए, बचा 5 और वाई, तो वो हो गया एक्स का कोएफिशिएंट। लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछता है ना कोएफिशिएंट ऑफ वाई बताइए आप क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वाई बताइए क्या होगा? तो इस केस में ना स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, इस y को छोड़ देना है, इस y को आपको छोड़ देना है, बाकी बच गया 5x, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 5x। यानी जिसके बारे में हम पूछेंगे, जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, उसे आपको क्या करना है? छोड़ देना है, और बाकी सारा आंसर लिख देना है। सपोज कि स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, -7xyz, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें पूछा गया कि आप बताओ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है। इसमें याद रखिएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मैं नहीं कह रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेगा तो आपका आंसर सीधा -7 होगा, क्योंकि नंबर न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो सिर्फ -7 ही है, बाकी सारे क्या वेरिएबल्स है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? y को छोड़ना है, y को क्या कीजिए आप छोड़ दीजिए, y को छोड़ के सारा चीज लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा -7 x और z। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार टर्म आप देखोगे तो y को हमने छोड़ दिया है और बाकी 7x और z को लिख दिया है। तो कोएफिशिएंट में आपको सिर्फ ये समझना है दो बातें। पहली, अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ नंबर वाले को आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x का क्या होगा? 5 होगा। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x का क्या होगा? 5 होगा। y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? ये भी 5 ही होगा। यहाँ पे अगर पूछा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x का क्या होगा? तो -7। y का न्यूमेरिकल एक्स वाई जेड का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? तो -7 होगा। लेकिन अगर सिर्फ कोएफिशिएंट पूछता है ना, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ y पूछा, तो y को छोड़ेंगे और बाकी सारा हम आंसर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको यह याद रखना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जब कहेगा तो सिर्फ नंबर वाले को आंसर देंगे हम। लेकिन अगर जैसे ही वो सिर्फ कोएफिशिएंट पूछेगा, तो जिसके बारे में पूछेगा x का, तो x को छोड़ेंगे, बाकी सारे को लिख देंगे हम। अब एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ले लें। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है ना 5x² y प्लस 3 मान लो आप 3xyz। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो स्टूडेंट कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया। ठीक है, तो पहला टर्म अगर इसमें बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x आप क्या लिख सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा 5y। और दूसरा लिख सकते हो आप क्या? कोएफिशिएंट ऑफ y, अगर आपको बताना है y, तो इसे लिख सकते हो सिर्फ 5x²। अगर x के बारे में x² के बारे में पूछा तो x को छोड़ दिया 5y लिखा, अगर y के बारे में पूछा तो y को छोड़ दिया 5x² लिखा। ऐसे ही इसके बारे में अगर लिखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है तो 3yz हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है तो 3xz हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ z लिखना है तो 3xy हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं, सपोज कीजिए आपसे पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो ये होगा 3yz। ऐसा ही कोएफिशिएंट ऑफ आपसे y पूछता है तो ये होगा 3xz, और ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ z पूछता है तो ये होगा 3xy। लेकिन अगर इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा तो वो सिर्फ 5 होगा, इसमें अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा तो वो सिर्फ क्या होगा? 3 होगा। तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कोएफिशिएंट किसे कहते हैं ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे ना, एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसे करेंगे, यहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहां पे क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, यानी नंबर वाले आपको बताना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको। सबसे पहले क्या करना है? टेबल बनाना है। तो टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशंस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिखोगे एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारे पास। फिर दूसरे में क्या हो गया? टर्म्स हो गया। और तीसरे में हम लिखेंगे क्या? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये 3 कॉलम मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक एक करके क्वेश्चन को पुट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास
सबसे पहला क्वेश्चन है 5 माइनस 3t²। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो पहला टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूछा गया आपसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। अदर देन कांस्टेंट्स का मतलब है सीधा स्टूडेंट हम कांस्टेंट्स को छोड़ देंगे। तो 5 मेरा क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स नंबर है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, -3t²। ठीक है, -t, अब t² के सामने क्या है, -3, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट में -3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा, ये 1 + t + t³ अब इसमें देखिए स्टूडेंट 4 टर्म लिखे हैं, तो पहले वाले 1 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो पहला टर्म जो मेरे पास अलजेब्रिक आएगा वो t होगा, दूसरा होगा t², तीसरा होगा t³। तो t का कोएफिशिएंट क्या होगा, t के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, t² के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और t³ के सामने भी कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए अगर क्या है ना, सिर्फ x लिखा है, तो x का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स तो 1 मानेंगे, क्यों, क्योंकि 1 × 1 x करेंगे तो x ही मिलता है। तो जिस वेरिएबल के सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा होता ना, उसका मतलब होता है कि वहां पे 1 पहले से है। और अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है -x ना, तो इसके सामने सिर्फ माइनस नहीं है, इसके सामने -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मान के चलना है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ना, जब थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है x + 2xy + 3y, x + 2xy + 3y। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यानी इसमें 3 टर्म है, तो टर्म को हम लिखेंगे ये करके। पहला टर्म क्या है, x है, दूसरा टर्म क्या है, 2xy है, तीसरा टर्म क्या है, 3y है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। ऐसे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखिएगा तो x y के सामने क्या लिखा है, 2, तो सिर्फ 2 होगा, और y के सामने क्या है, 3 है, तो सिर्फ 3 होगा। हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात किया गया स्टूडेंट्स, इसीलिए हम क्या है, जो अलजेब्रिक फैक्टर है यानी x y है, इसके सामने वाले नंबर को ही लिख रहे हैं। आपको ये समझ आना चाहिए, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब सीधा सा क्या है, नंबर आपको लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 100m + 1000n। ये हो गया क्या, 100m + 1000n। तो इसमें 2 फैक्टर हो गया, पहला तो हो गया 100m और दूसरा हो गया क्या, 1000n। तो इसके लिए m का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 100, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया, n का 1000, तो ये लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, 5 नंबर, इसका आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे मुझे समझ आएगा कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं ना, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टेबल यहां बनाते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे एक्सप्रेशन, फिर लिखेंगे टर्म्स, और फिर लिखेंगे क्या, कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये लिखते हो ना, 5 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 1 2 3 लिख दिया है ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में, जबकि यहाँ पे दिया गया है रोमन फॉर्म में। तो रोमन फॉर्म में लिखता हूँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन को मैंने सिर्फ लिख करके अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसे लास्ट में बनाऊंगा। पहले मैं देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने सही से आंसर किया है। इसके बाद क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया, 6 में दिया गया आपको 1.2a + 0.8b। तो इसका टर्म्स क्या है, पहला टर्म हो गया 1.2a, दूसरा टर्म हो गया 0.8b। तो a का कोएफिशिएंट क्या है, 1.2, तो हम लिखेंगे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1.2, और b का कोएफिशिएंट क्या है, 0.8, तो इसे हम लिखेंगे क्या, 0.8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन जो हो गया, इसमें क्या दिया है, 3.14r²। तो इसमें तो स्टूडेंट्स आप देखो सिर्फ एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, एक ही टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3.14r²। r² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3.14। ये क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। 8 नंबर में आते हैं हम अब। 8 नंबर में दिया गया है 2 × l + b। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसे आपको लिखने के पहले आप देखो यहाँ पे लिखा है 2 × l + b।
तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले 2 से l को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से b को, तो 2 इंटू एल क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2b। तो ये स्टूडेंट अगर आप देख पाओगे तो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला टर्म हो गया मेरा 2l, दूसरा टर्म हो गया 2b। ये आपको सॉल्व करना है, उसके बाद इसे लिखना है, इसीलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो 2l, l का कोफिशिएंट क्या है 2 और b का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो है ना एक, इसे भी अगर मैं आपके लिए बना दूं, तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन नंबर 5 तो बताए होमवर्क दिया ही था, और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इन दोनों के कोफिशिएंट आप मुझे क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, अपना अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं अपना जो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कमेंट में आंसर्स दे दिए होंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x, वो टर्म बताना है जिसमें x है और आपको x का कोफिशिएंट बताना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा है, x का कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है ना आपके पास, अगर मैं अब ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूं ना, एक बार मैं क्या कर लेता हूं, आपको टेबल बना लेता हूं, ठीक है, फिर आसानी होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, टर्म विच कंटेन्स एक्स, विच कंटेन्स यानी वो टर्म जिसमें कि एक्स होगा, और फिर लास्ट में क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे लिखेंगे सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक एक करके क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप, इसमें 2 टर्म है और पहले वाले टर्म में क्या है स्टूडेंट्स, एक्स है। तो वो टर्म जिसमें कि एक्स है वो कौन सा है, वो है वाई स्क्वायर एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो मैंने कहा था जिसके बारे में पूछेगा उसको छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ के क्या बचा, वाई स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, 13y स्क्वायर, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहां भी क्या कितने टर्म है, 2 टर्म है। पहले वाले टर्म में x नहीं है हमारे पास, तो इसे तो लिखेंगे ही नहीं। दूसरे वाले टर्म में देखो आप x है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के साथ, देखिए माइनस है, तो हम लिखेंगे टर्म विच कंटेन्स x इज माइनस 8yx। अब इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो x को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, x को छोड़ के क्या बचा, माइनस 8y। तो यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, लिखा है x प्लस वाई प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म में x है, पहले वाले में y के साथ x नहीं है, 2 के साथ भी x नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम सिर्फ सबसे 1 लिख देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब वहां पे 1 है ही, यानी 1 सबका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, 4 में क्या लिखा है, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। अब इसमें भी 3 टर्म है स्टूडेंट्स, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर 5 की बात करते हैं, 5 में लिखा है 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 टर्म है, पहला टर्म तो कांस्टेंट है, उसे लिखेंगे ही नहीं, और उसमें x भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, तो x है एक बार, तो एक टर्म में पहला में x है और दूसरे में क्या है, दूसरे में भी x है, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और दूसरे वाले x का कोफिशिएंट क्या होगा, आप x को छोड़ दोगे तो क्या हो गया, सिर्फ y होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 5th नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ऐसे ही 6 की बात करूं, तो 6 जो हो गया ना, 6 में दिया गया आपको 12
एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें आप देखिएगा तो दो टर्म है, 25 के साथ एक्स नहीं है, सिर्फ 12 के साथ एक्स है, तो हम लिखेंगे क्या, 12x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे x के बारे में पूछा गया तो x को छोड़ देंगे, बाकी सारा लिख देंगे 12y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कॉफिशिएंट और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, इसका अंतर आपको समझना था। अगर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछता है तो सिर्फ नंबर हम बताते हैं जो प्योर नंबर है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर कॉफिशिएंट पूछता है तो जिसका कॉफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारा चीज लिख देंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कॉफिशिएंट समझ आएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो होगा बेसिकली इसी पे होने वाला है। ठीक है, आपसे पूछा गया, देखिए 6 क्वेश्चन में लाइक या अनलाइक टर्म्स आपको बताने हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहते किसे हैं। तो हम समझेंगे स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, व्हेन टर्म्स हैव सेम algebraic factors then they are called like terms। बेसिकली आप डेफिनेशन समझ आए नहीं आए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, क्या कहा गया, व्हेन टर्म्स हैव सेम algebraic factors। सपोज कीजिए कहीं लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3xz 4yz। ठीक है, तो अब अगर आप इन सब में देखोगे ना, ये अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले वाले टर्म में क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर कितना है 2 है। दूसरे वाले में भी क्या एक्स की पावर 2 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, क्या होंगे, लाइक टर्म्स। लेकिन बाकी देखो यहाँ एक्स जेड है, यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 है, तो बाकी इन दोनों से ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, ये भी अनलाइक टर्म हो जाएगा। अगर बेसिकली इसको मैं हटा दूं अभी ना, सपोज कीजिए कहीं लिखा है 7ab स्क्वायर और उसके बाद लिखा है -3ab स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे नंबर को हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो वेरिएबल वो देखो आप, a की पावर कितना है 1, यहाँ भी a की पावर कितनी है 1, यहाँ b की पावर कितनी है 2, यहाँ b की पावर कितनी है 2। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म्स। आपको अलजेब्रिक फैक्टर देखना है। अलजेब्रिक फैक्टर बोलने का मतलब, इसका फैक्टर अगर आप निकालोगे क्या मिलेगा, पहला तो मिलेगा 7, दूसरा मिलेगा क्या a, और दूसरा तीसरा मिलेगा क्या b, और उसका चौथा भी मिलेगा b। ये मैंने आपको सिखाया था फैक्टर ट्री डायग्राम में। ऐसा ही अगर आप यहाँ लिखोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर a मिलेगा, फिर b मिलेगा, फिर b मिलेगा। तो 2 बार b यहाँ भी, 2 बार b यहाँ भी, एक बार a यहाँ भी, एक बार a यहाँ भी। तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। नंबर से मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ देखना है वेरिएबल का पावर सेम है अगर, और सेम सेम वेरिएबल है टर्म में, तो वो क्या होंगे, लाइक टर्म। सपोज कीजिए कहीं लिखा है स्टूडेंट्स, अगर 7ab स्क्वायर कॉमा 3a स्क्वायर b, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे a की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे a की पावर क्या है 2 है। ऐसे यहाँ पे b की पावर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे b की पावर 1 है, तो पावर इंटरचेंज है। तो ये दोनों क्या होंगे ना स्टूडेंट्स, ये दोनों अनलाइक टर्म्स होंगे, अनलाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि अगर फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टर की बात करें तो एक तो a आएगा, फिर b आएगा, और फिर b आएगा। a यहाँ पे एक बार है, b 2 बार है। यहाँ पे देखोगे तो a 2 बार है और b कितनी बार है, 1 बार है। तो क्या है, अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे, यानी जो वेरिएबल का पावर होगा वो सेम सेम होगा, कोई 2 टर्म में या 2 से ज्यादा टर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। अगर पावर डिफरेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म का मतलब क्या, एक जैसे। तो अगर आप देखोगे तो ये 7a तो 3a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो आप 7ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, दोनों में आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ जो वेरिएबल है उनके पावर को चेक करना है। अगर सेम सेम पावर होंगे, सपोज कीजिए लिखा है 7m स्क्वायर n माइनस 3mn स्क्वायर, आगे लिखा है 3m स्क्वायर n, फिर आगे लिखा है -6m स्क्वायर n, आगे लिखा है 8mn स्क्वायर। तो अगर इसमें आपको बोला गया लाइक टर्म फाइंड कीजिए, तो लाइक टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लाइक टर्म्स,
लाइक टर्म फाइंड करना है तो आपको पहले क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 7m का पावर 2 है, यहाँ पे m का पावर 2 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, पहले लिखेंगे हम 7m स्क्वायर n। अब इसके जैसा देखना है, m स्क्वायर n यहाँ लिखा है तो इसको लिखेंगे 3m स्क्वायर n। इसके जैसा कौन सा, ये भी हो गया -6m स्क्वायर n। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए m का पावर 2 यहाँ भी, m का पावर 2 यहाँ भी, m का पावर 2 यहाँ भी, n का पावर 1 यहाँ, n का पावर 1 यहाँ, n का पावर 1 यहाँ, ये सारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। पहला ग्रुप लाइक टर्म्स का आपको ये मिला। ठीक है, दूसरा ग्रुप की बात करेंगे, देखिए यहाँ m का पावर 1 है, n की पावर 2 है, n की पावर 2 कहाँ है, यहाँ है सिर्फ एक, तो ये -3mn स्क्वायर और 8mn स्क्वायर हो गया ना क्या, ये दूसरा लाइक टर्म का ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 1, यहाँ भी m की पावर 1, यहाँ n की पावर 2, यहाँ n की पावर 2, तो ये हमें क्या मिल गया, दूसरा ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या है ना, आप कोशिश करेंगे इसमें जानने की क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जिससे कि आप लाइक टर्म्स को आराम से पहचान पाओ। लाइक टर्म्स जानने के लिए आपको क्या क्या देखना होगा, टू चेक लाइक टर्म्स, या हम लिख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे लाइक टर्म है कि नहीं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्या करना है, फर्स्ट चेक द वेरिएबल्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको वेरिएबल चेक करना है, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो वो लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, चेक करना है वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को चेक करना है, वो दोनों टर्म में सेम वेरिएबल है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सेकेंडली चेक पावर्स ऑफ द वेरिएबल, पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। दूसरा क्या चेक करना है, पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। अगर आपने चेक किया वेरिएबल्स मान लीजिए सेम है, ठीक है, और उसके बाद चेक किया पावर भी सेम है, अगर ये दोनों केस हो गया तो वो लाइक टर्म होगा। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है, जब भी हम चेक करेंगे लाइक टर्म है कोई टर्म या नहीं है, दो टर्म, तो उसमें हम क्या देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स देखेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए अगर लिखा है कहीं ना 2x स्क्वायर वाई और दूसरी जगह लिखा है -7x स्क्वायर वाई, तो इसमें आपको -2 को और -7 को छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइक टर्म के लिए आपको देखना है यहाँ x है तो यहाँ भी x है कि नहीं, हाँ है, यहाँ y है तो यहाँ y है कि नहीं, हाँ है। अब चेक करेंगे x की पावर यहाँ 2 है तो यहाँ भी पावर 2 है कि नहीं, है, और y की पावर 1 है तो यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म होंगे। लेकिन अगर लिखा है कहीं -2x वाई स्क्वायर -8x स्क्वायर वाई, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कहा नंबर को आप छोड़ दो, नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो अभी नहीं बोल देंगे लाइक टर्म, हम चेक करेंगे x की पावर यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो ये अनलाइक हो जाएगा सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लाइक टर्म को चेक करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चेक करना है वेरिएबल दोनों टर्म में सेम है कि नहीं, और इसका दोनों का पावर सेम है कि नहीं वेरिएबल का। अगर पावर भी अलग हो गया तो भी वो लाइक टर्म नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन। अब एक एक करके मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 1,100। अब एक बात स्टूडेंट्स बताएं आप, 1 जो है ये नंबर है, 100 क्या है, ये भी नंबर है, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो लाइक टर्म ही होंगे। दूसरे टर्म की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया -7x, फिर दिया 5/2x। अब अगर इसे आप देखोगे ना तो मैंने कहा नंबर से कोई मतलब नहीं है, -7 क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है। पहले टर्म में हम क्या देखेंगे, वेरिएबल x है, दूसरे में भी x ही है। पहले में वेरिएबल का पावर यानी x का पावर क्या है 1, दूसरे में भी x का पावर 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, लाइक टर्म। ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन ना, तो ये दिया गया -29x -29y। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने कहा नंबर से कोई लेना देना नहीं है, यही बच्चे गलती करते हैं। क्यों, यहाँ भी -29 देखा, यहाँ -29 देखा, लिख दिया लाइक, ये नहीं होगा। नंबर मैंने कहा आपको नंबर्स इसमें चेक नहीं करना होता। लाइक टर्म्स में क्या चेक करते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स और उनके पावर्स। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, नहीं है, तो ये ऐसे ही अनलाइक टर्म हो गया। क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर 4 चेक करेंगे
तो 4 में क्या दिया गया आपको 14xy और 42yx। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया स्टूडेंट्स, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगर जब भी लाइक टर्म दिया होता है ना, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, मान लीजिए लिखा है क्या है 7x² और दूसरा टर्म दिया गया -7yx², तो क्या ये दोनों लाइक टर्म होंगे कि नहीं? बेसिकली जो मैंने रूल बताया उससे ही आपको चेक करना है। तो नंबर तो 7 -7 को हम छोड़ देंगे, देखेंगे x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे x² यानी x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म होंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे x² पहले लिखा है, यहाँ पे x² बाद में लिखा है, ठीक है, क्योंकि होने ये मल्टीप्लाई ही है, इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो नंबर है ना, वो अगर मान लीजिए ऐसा भी लिखा होता ना x² y इंटू 7, तो ये भी लाइक टर्म होता, हो सकता है 7 बाद में है, लेकिन वेरिएबल सेम है, x की पावर यहाँ भी 2 है और y का पावर भी 2 है, 1 है। तो आपको ये याद रखना है कि हो सकता है सीक्वेंस अलग अलग लिखा सकता है वेरिएबल का, लेकिन आपको सिर्फ पावर से ही चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या दिया 14xy, तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये भी मेरा लाइक टर्म होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे अगर 5 नंबर देखें तो 5 में दिया गया 4m² p माइनस 4mp², माइनस नहीं यहाँ कॉमा होगा बीच में, mp²। अब यहाँ पे अगर देखिए स्टूडेंट्स आप, यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ p है, यहाँ भी p है, लेकिन ऐसे नहीं बोल देंगे लाइक टर्म में, चेक करना है हमें पहले। m की पावर 2 है, लेकिन यहाँ m की पावर क्या है 1 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म, क्योंकि एक भी डिफरेंस आ गया पावर में तो वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। अब ये बचता है स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो गया 12xz कॉमा 12x²z²। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स 12 की बात ही नहीं करने की, 12 नंबर है, x यहाँ है, x यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ है, लेकिन पावर यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक टर्म के लिए आपको याद रखना है सिर्फ हम वेरिएबल को चेक करेंगे, साथ में पावर जो है ना वो वेरिएबल के सेम होने चाहिए। अगर पावर एक भी अलग हो गया तो वो दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म क्या होंगे लाइक टर्म्स नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करो, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हम क्या कहा गया है आपसे आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो पार्ट 1 हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर 1 और y की पावर 2, तो हम इसे ढूंढते हैं क्या है x की पावर 1, तो x की पावर 2 है, ये तो नहीं होगा, x की पावर 2 है, ये भी नहीं होगा, x की पावर 1 और y की पावर 2, देखिए ये वाला हो गया एक। और इसमें अगर हम ढूंढे x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, लेकिन y की पावर भी 1 है, तो ये नहीं होगा। यानी पहला ग्रुप आपको क्या मिला, एक मिला -xy² और दूसरा मिला 2xy², ये दोनों क्या हो गया लाइक टर्म हो गया एक ग्रुप, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, दूसरा ढूंढता हूं -4yx², यानी क्या है y के पावर 1 x की पावर 2 है, तो y का पावर 1 x की पावर 2, y का पावर 1 x की पावर 2 आप देखोगे, वो देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे दूसरा, तो दूसरा जो ग्रुप आएगा हमारे पास वो आएगा 4yx² कॉमा 20x²y। आप देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1, y की पावर 1, तो दूसरा ग्रुप हमें ये मिल गया। अब हम फिर से पेन चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 8x², तो x² वाला कौन सा है 8x², ये देखिए 6x², और कहीं भी यहाँ पे 11 -11 का x² ये हो गया, और कोई भी y² वाला नहीं है, तो इसमें क्या हो गया 8x² कॉमा -11x², और क्या हो गया -6x², तीसरा ग्रुप आपको ये मिल गया, ठीक है। और अगर हम चौथा देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब क्या क्या बच गया आपके पास, और कुछ भी लाइक है। अब इसमें क्या देखिए यहाँ पे ये 7y हो गया यहाँ पे, और y कहाँ पे y यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ग्रुप आपको क्या मिल गया 7y और दूसरा y, ये लाइक टर्म हो गए,
और अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो आप देखो यहाँ पे सिंगल टर्म वाले एक x 3x यहाँ पे है और x -100x यहाँ पे है, तो ये दोनों भी क्या हो गया 3x और -100x, ये भी लाइक टर्म हो गया मेरा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं ना, अब कुछ बच गया, हाँ एक्स वाई वाला बच गया, इससे भी मैं कलर चेंज करके आपको बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए आप यहाँ पे जो बच रहा है आपके पास -11y(x), ब्लैक पेन अगर ले लेता हूं मैं, ये हो गया -11y(x) और यहाँ पे हो गया 2xy, ये भी क्या हो गया -11x, या आप लिख सकते हो -11y(x) और दूसरा क्या हो गया 2xy, ये भी एक ग्रुप बन गया जो लाइक टर्म का है। यानी इसमें टोटल अब सारे हो गए, आप देखो सब में मार्क किया गया है, तो ये सारे लाइक टर्म्स के ग्रुप है। अगर आप पहचानोगे, आप देखो x की पावर 1 y की पावर 2 x की पावर 1 y की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2, सिर्फ वेरिएबल चेक करना 7y, यहाँ y की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1। ठीक है, तो ऐसे हम पहचाने स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। ऐसे ही ये जो पार्ट 2b है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप सर्च आउट कर लेना। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को लगभग कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर भी पढ़ना है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कि हम उसके लिए वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर के आ सकेंगे। ठीक है, तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।